पढ़ाई में जिसका जज्बा होगा दुनिया में उसी का कब्जा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, आप लोगों का इंग्लिश कोर में एक चैप्टर है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। बस आज का ये आप वीडियो देख लीजिए, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जितना भी अभी तक मैंने आपको कराया है, आप लोग हर एक चीज को कर लीजिए, जिससे आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा और आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और जो भी चीज मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से कराऊंगा। जो आंसर होगा ना, ये सीधे आपके दिल में, दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और इसके पोएट का नाम है एड्रिने रिच। देखो भाई, ध्यान से बात को सुनो। अब बात रहा कि सर ये जो पोएट का नाम है और ये जो पोएम का नाम है, आप इसको कैसे याद करोगे। देखो, यहाँ पर ये जो एक वर्ड है आंट, ठीक है, आंट से भी याद रखो आंटी। ये जो आंटी है ना भाई, आंटी क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा रिच है। आंटी क्या है, बहुत ज्यादा रिच है, बहुत पैसा वाली आंटी है, बहुत पैसा है इनके पास, ठीक है। तो आंटी से हो गया आंट जेनिफर्स टाइगर्स और रिच से हो गया एड्रिने रिच। देखो, ये जो हमारा पोएम है, ये जो कविता है, इसका मेन पर्पस क्या बताया गया पता है। देखिए, कोई भी एक लड़की है ना, कोई भी एक गर्ल है, ठीक है, शादी से पहले और शादी के बाद उसका जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम किस प्रकार से होता है, बस यही इस कविता का मेन पर्पस है। यही इस कविता में बताया गया। आप गौर करो ना यार, गर्ल जो होती है ना, शादी के पहले उनको बहुत सारा फ्रीडम मिलता है, बहुत फ्रीडम मिलता है, लेकिन शादी के बाद वो एक बंधन में बंध जाते हैं, फ्रीडम वगैरह कुछ नहीं होता है। तो बस मेन पर्पस इस पोएम का यही है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो एड्रिने रिच। मैंने आपको बता दिया भाई, आंटी कैसी है, तो रिच आंटी है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट इज द पोएट नॉन फॉर, कवि किस लिए जाने जाते हैं। ये जो कवि है एड्रिने रिच जो है, ये क्यों जाने जाते हैं। दो बात है, ये जो कवि है, पहला बात, ये तो कवि है इसलिए जाने जाते हैं। दूसरा बात क्या है कि देखो, जब भी मतलब कोई भी महिला के लिए कोई भी जब आंदोलन होता है ना, तो इसमें ये भाग लेते हैं, इसमें ये भाग लेते हैं, इसीलिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखो भाई, यहाँ पर एक चीज आप गौर करना, कभी भी अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, तो जो सबसे लंबा चौड़ा वाला लाइन होगा ना, 99% चांस होता है कि आपका वही आंसर होगा। 99% चांस होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा इस चीज को। तो देखो, इसका क्या होगा कि सी इज वेडली नोन फॉर हर क्या है, इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्टेम्परेरी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट एंड क्या है, थ्योरिस्ट। मतलब कभी भी कहीं पर भी महिलाओं के लिए कोई भी आंदोलन होता है, तो वहां पर ये कवि के रूप में, या फिर देखो एक पोएट के रूप में, या फिर थ्योरिस्ट के रूप में। थ्योरिस्ट मतलब क्या होता है, सिद्धांतकार, कोई सिद्धांत देंगे। तो इस चीज को लेकर ये हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे आते हैं। तो इसीलिए ये हमारे जो कवि है एड्रिने रिच जो है, ये जाने जाते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है, इस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैज सी पब्लिश्ड। जो पोएट्री है कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है, तो 19। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इशू डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस, यानी आंट जेनिफर्स टाइगर्स कविता में किस मुद्दे को संबंधित करती है, क्या बताया जा रहा है। तो भाई ये चैप्टर का मेन पर्पस सही है कि जब शादी हो जाता है, मैरिड लाइफ के बाद जिंदगी कैसा होता है, ये बताया गया है कि लड़की के लिए विशेष करके। और चीज बताया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंस, यानी एक महिला का जो वैवाहिक जीवन है, उनमें क्या बाधा जो है, उनका बाधाओं का जो एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि भाई एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ मत जाओ, आप ये करो, आप ये ना करो, वो फ्रीडम नहीं मिलता है। तो जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स है, वही सब चीज यहाँ पर बताया गया है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप एक चीज देखो ना, आपको यहाँ पर मान के चलो भाई समझ नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा सर, कौन सा ऑप्शन मारेंगे भाई। ये जो चैप्टर है मैरिड लाइफ पर बेस्ड है, तो देखो मैरिड लाइफ कहीं पर होगा ना, देखो मैरिड लाइफ है ना, तो बस यही आंसर होगा। किसी ऑप्शन में भी आपको मैरिड लाइफ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स। देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड्स दिया गया है। ये 2 वर्ड्स से आप क्या समझ रहे हैं, क्या अंडरस्टैंड कर रही है, आपको बताना है। देखो, एक वर्ड यहाँ पर है, एक वर्ड यहाँ पे है। क्या है, डेनिजेंस है, और क्या है,
चाइवलरिक है। तो ये दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें ये बात बताया गया है, देखो जो वाइल्ड एनिमल जो टाइगर होता है वो किस प्रकार से खूंखार होता है, किस प्रकार से अहंकारी होता है, और पूरे जंगल का राजा ही हम लोग भाई टाइगर को बोलते हैं। तो किस प्रकार से उनका प्रभुत्व होता है। तो ये दो तीन चीजों के लिए ये दो वर्ड को यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर। जो वाइल्ड एनिमल जो टाइगर होता है उसका किस प्रकार का एरोगेंट एटीट्यूड होता है, ठीक है, किस प्रकार से उनका प्रभुत्व होता है, किस प्रकार से अहंकारी होते हैं। तो ये सब चीज के लिए दो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ना उसी का उल्टा दे दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको अंतर समझाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये दो वर्ड दिया हुआ है, इसका आंसर हमारा ये देखो, ये वाला आंसर हो गया, ये वाला लाइन टू आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या है, वो वाला लाइन टू दे दिया है, देखो वो वाला लाइन टू दे दिया है, और जो दो वर्ड है ना वो ऑप्शन में दे दिया है। तो ये दो वर्ड वाला हमारा ऑप्शन वाला सही होगा। बताना कुछ नहीं भाई, ऊपर में बता चुके हैं, वही मतलब हुआ इस चीज का। किसी में ऑप्शन को क्वेश्चन बना रहा है, किसी को क्वेश्चन में ऑप्शन बना दे रहा है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया। क्वेश्चन में 7 क्या है, देखो कि व्हाट डू आंट जेनिफर्स क्या है, फल्टरिंग हैंड्स थ्रू हर वुल इन द सेकंड स्टंजा टेल अस। देखिए जो सेकंड स्टंजा जो है ना उसमें आंट जेनिफर के ऊन में फड़फड़ाते हाथ हमें क्या बताते हैं, ऊन में क्या है, उनका हाथ फड़फड़ा रहा है। तो ये क्या चीज बता रहे हैं, तो ये चीज बता रहे हैं कि द लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज क्या है मैरिटल क्या है रेस्ट्रेंट्स। भाई मतलब क्या है, लॉस्ट फ्रीडम, जो उनका फ्रीडम है, जो आजादी है वह छीन चुका है, जो आजादी है वह छीन चुका है। तो यही चीज जो है, इसीलिए इनका हाथ क्या हो रहा है, फड़फड़ा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। आप देखो ना, जैसे कोई बर्ड जो होता है अगर वो पिंजड़े में बंद हो, कोई भी बर्ड हो अगर वो पिंजड़े में बंद हो तो क्या करेगा, फड़फड़ाएगा। तो बस यहाँ पर भी ये जो आंट जेनिफर्स, जो आप ये जो स्टोरी पढ़ रहे हो, इसमें जो है ना मतलब इनको मतलब क्या हो रहा है, पहले मतलब मेरे जो शादी नहीं होता उससे पहले कोई भी लड़की को जो मतलब फ्रीडम मिलता है ना वो शादी के बाद नहीं मिलता है। बस वही चीज यहाँ पर है भाई, ठीक है। तो आप एक काम करना, ये हो गया आपका, ठीक है। आप देखो ना मैक्सिमम जगह पे देखो यहाँ पर भी क्या है, मैरिटल, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर क्या है, लॉस्ट फ्रीडम उनका खो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाई इज दी फाइंडिंग द नीडल्स सो हार्ड टू पुल। जो नीडल्स है उसको फाइंड करने में, उसको पुल करने में उनको बहुत हार्ड लग रहा है, खींचने में बहुत हार्ड लग रहा है। क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द हेवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। अब भाई मैरिज रिंग का मतलब यहाँ पर उस रिंग का बात नहीं हो रहा है, बल्कि इस रिंग का यहाँ पर बात हो रहा है। यहाँ पर इस रिंग का बात हो रहा है कि शादी के बाद इनके चारों तरफ क्या हो गया, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गया, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, फ्रीडम खत्म हो गया, ये करो ये ना करो, ये खाओ ये ना खाओ, यहाँ जाओ वहां मत जाओ। तो इस प्रकार का बोल रहा है। तो बिकॉज ऑफ द हेवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग, तो ये जो मैरिज रिंग मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें वेट हेवी हो गया, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाते हैं, फ्रीडम खत्म हो जाते हैं। बस वही चीज होगा। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड मीन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, मतलब कठिन वैवाहिक जीवन का विवाह संबंध है। भाई यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है बहुत ही कठिन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप एक चीज देखो चैप्टर ही भाई मैरिड लाइफ वाला, जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको मैरिड लाइफ वाला ही आपका आंसर ही होगा, सोचना ही नहीं है। मैरिड लाइफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ऑफ व्हाट और ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड ऑफ इन द थर्ड स्टेंजा। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें आंटी जेनिफर किससे डरती है, तो भाई वो अपने हस्बैंड से डरते हैं। किससे डरते हैं, अपने हस्बैंड से। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हाट आर द ऑडियंस आंट जेनिफर्स इज सराउंडिंग बाय। मैंने बताया आपको कि जो आंट जेनिफर है किन कठिनाइयों से घिरी हुई थी। तो भाई यहाँ पर एक रिंग टाइप का बोला जा रहा है कि वो एक रिंग में घिरी हुई है, चारों तरफ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो जाएगा कि हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ के में उनको क्या हो गया, बहुत सारी जिम्मेदारी मिल गई, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिंग्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है। मैंने शुरू में ही बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट फॉर्म्ड सर्किल्स लाइक ए रिंग सराउंडिंग हर फिंगर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उसको इस प्रकार से मिला कि लग रहा है कि उसकी उंगली में क्या है, एक सर्किल टाइप का, एक गोल टाइप का यहाँ पर अंगूठा बना हुआ है,
किस चीज का अंगूठा? तो जिम्मेदारी का अंगूठा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंगूठा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, 12 का डी हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट या फिर स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर। तो यहाँ पर आपको बताना है पोएट या फिर स्पीकर के अनुसार कि आंट जेनिफर का यहाँ पर एटीट्यूड किस प्रकार से है। तो इसका हो जाएगा फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी। ठीक है, यानी बहुत ही प्रशंसा वाला है और बहुत ही सहानुभूति से भरा हुआ है। तो यहाँ पर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि डज आंट जेनिफर नीड सिंपैथी। क्या आंट जेनिफर को सहानुभूति की जरूरत है? नहीं भाई, नो 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 नो, ये वाला आंसर। ठीक है, मोर देन सिंपैथी सी डिजर्व्स क्या है? प्राइज, यानी नहीं, सहानुभूति से अधिक वो क्या है? प्रशंसा की पात्र है, मतलब उनका भाई प्रशंसा किया जाए, उनका प्रशंसा किया जाए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाट इज द वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड क्या है? तो मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंटी, मतलब अंकल और आंटी के बीच जो यहाँ पर मैरिज हुआ है, शादी हुआ है, तो यही हमारा क्या है? वेडिंग बैंड है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर। जेनिफर के लिए शादी क्या लेकर आई? क्या लेकर आई? लॉस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम खत्म हो गया, एंड बर्डन एज इफ सी हैज पुट ऑन ए हेवी बैंड, और उनका इतना बर्डन हो गया, एक बंधन में बंध गई, उनका फ्रीडम खत्म हो गया, उनकी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गया। तो बस ये सब चीज़ है, मतलब एक्चुअल में विशेष करके इस चैप्टर में शादी के बारे में है कि शादी से पहले एक लड़की की जो दशा होती है और शादी के बाद जो एक लड़की की दशा होती है, बस इस चीज़ का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।